हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम पंचायती राज व्यवस्था का पेपर तीसरा लेकर आए हैं, थर्ड पेपर लेके आए हैं और धीरे धीरे ये सीरीज आपकी कंटिन्यू जारी रहेगी। हमें 42 सेट पूरे करने हैं, उससे एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके के आपके 2017 में क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरीके से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। यदि आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, पंचायत में तकनीकी सहायता समूह का मुख्य कार्य क्या है? कार्य का पर्यवेक्षण करना, धन की व्यवस्था करना, रिपोर्ट देना या विकास योजना तैयार करने में सहायता करना। तो जो पंचायत में तकनीकी सहायता समूह है, इसका मुख्य काम है विकास योजना तैयार करना और उसमें ही सहायता करना। किस तरीके से आप ग्राम के विकास की योजना तैयार कर रहे हैं, कैसा आप काम करेंगे, क्या करेंगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कौन कार्य करता है? जनपद पंचायत का अध्यक्ष, राज्य सरकार का एक अधिकारी, विधानसभा का एक सदस्य, पंचायत का सचिव। तो दोस्तों, जनपद पंचायत में जो कार्यकारी अधिकारी होता है वो सीओ साहब होते हैं, जो कि राज्य सरकार के एक अधिकारी हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य प्रदेश का प्रमुख फल नहीं है? तो पपीता मध्य प्रदेश का प्रमुख फल है, संतरा भी मध्य प्रदेश का प्रमुख फल है और केला भी है। अंगूर मध्य प्रदेश, राइट आंसर होगा अंगूर। अंगूर मध्य प्रदेश का प्रमुख फल नहीं है, लेकिन ये पूछा जाए कि अंगूर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो वो आपका रतलाम में है। कहाँ पर है? रतलाम में। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल व्यावसायिक फसल है? गेहूं, चावल और मक्का ये प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं, लेकिन यहां पर आपसे व्यावसायिक फसल पूछी गई। कपास आपका सीधा निकाल के बेच दिया जाता है, तो कपास आपका यहां पर व्यावसायिक फसल के रूप में हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है और धान एवं गेहूं की कीमतें जारी करता है? कृषि लागत एवं मूल्य के आयोग, नाबार्ड, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और नीति आयोग। तो देखिए, कृषि लागत एवं मूल्य के लिए आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी, मार्केट सेलिंग या मैक्सिमम सेल्स प्राइस की सिफारिश करता है। और यहां पर बता दें आपको कि धान और गेहूं के लिए कीमतें जारी करना, जबकि ये सब किसका काम है? कृषि लागत और मूल्य के लिए आयोग का काम है। नाबार्ड का काम है कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के रूप में काम करना, उन्हें लोन उपलब्ध कराना। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। और नीति आयोग जो दिया गया है वो आपका पुराना नाम है योजना आयोग का। किसका? योजना आयोग का, जिसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उसका ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत कार्य देना अनिवार्य है? मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं को 1/3 भाग आरक्षित किया गया है। इस योजना का पुराना नाम नरेगा था, जिसे 2006 में लागू किया गया था और 2 अक्टूबर 2016 को इसका नाम बदल दिया गया। फिर चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति को ब्लैंक शासन द्वारा नियुक्त किया गया था? यूपीए द्वारा, एनडीए द्वारा, कांग्रेस द्वारा या जनता द्वारा? किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? फटाफट से आप आंसर दें इसका दोस्तों। देखिए, अशोक मेहता समिति की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1977 में। कब हुई थी? 1977 में की गई थी। और यहां पर पंचायती राज पर अशोक मेहता जो समिति थी वो जनता सरकार, किसके द्वारा? जनता सरकार। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके द्वारा ही यहां पर अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था, नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? प्राथमिक क्षेत्र कौन सा कहलाता है?
तो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित होता है। किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। द्वितीय होता है आपका औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय होता है आपका सेवा क्षेत्र, नौकरी पेशा। बलवंत राय मेहता ने सुझाव दिया कि पंचायती राज की संरचना में ब्लैंक होना चाहिए। क्या इन्होंने सुझाव दिए हैं? देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी बनाई कब गई थी? ये बनाई गई थी 1957 में और अशोक मेहता 1977 में। इसका था जो स्तर था ग्राम, खंड और जिला। ग्राम त्रिस्तरीय था। ये क्या था? ग्राम, खंड और जिला। पंचायती राज संरचना को त्रिस्तरीय अवस्था का इन्होंने सुझाव दिया था कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए वो ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? फटाफट से आप इसका आंसर दें। कौन सी परियोजना नहीं है? वरना तो है, वरना नदी पर है। इंदिरा सागर भी है, नर्मदा नदी पर है। और इंदिरा सागर, वन सागर परियोजना ये सब एमपी में ही है। और लेकिन यहाँ पर जो बंकी परियोजना दी गई है, बंकी परियोजना मध्य प्रदेश की नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंकी परियोजना याद रखिएगा मध्य प्रदेश की नहीं है। 2017-18 के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता के बीच, केंद्रीय सहायता जो दी गई थी आपके रूरल डेवलपमेंट के लिए, वो कितनी दी गई थी वो आपको बताना। 185 से 190 लाख, ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर है। लेकिन यदि अब ये प्रश्न पूछा जाए तो आपको थोड़ी सी अर्थव्यवस्था के बारे में 2021 और 2020 का नॉलेज याद रखना होगा और 19 के वो फैक्ट याद रखने होंगे जो बहुत हाईलाइटेड थे। हाईलाइटेड हमें 3-4 सालों के पता होने चाहिए और मुख्य जो थोड़ा बहुत ये कहें कि जीडीपी में या पर पर्सन कैपिटा, तो ये सारी आपकी करंट वाली होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान की वह कौन सी शाखा जो मृदा, जल तथा फसल प्रबंधन के सिद्धांतों और गतिविधियों से संबंधित है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो मृदा, फसल और प्रबंधन के सिद्धांत और गतिविधियों के अध्ययन और बागवानी में पूरे में अध्ययन करता है। ये पूरा आपका कृषि विज्ञान का काम है। किसका कार्य है दोस्तों? ये है आपका कृषि विज्ञान का काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित फसल के रूप में उगाने के लिए सबसे उपयुक्त होती है? सबसे उपयुक्त होती है यहाँ पर क्या? गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में सरसों को बोया जाता है। आपने देखे होंगे गेहूं के खेत में बीच बीच में आपको सरसों के बाली जरूर दिखाई देंगी, तो जो सबसे ज्यादा उपयोगी है। सोयाबीन और कपास खरीफ की फसल में भी रहता है ना, याद रखिएगा, सोयाबीन और कपास। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका ए। पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? यहाँ ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ऑप्शन आपके अगले पेज पर है। यहाँ देखिए ये दिया गया पंचायत का कार्यकाल। सभी को पता है पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। तो पंचायत का कार्यकाल होता है पहली बैठक से लेकर 5 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा 2016-17 के लिए DRDA योजना के तहत प्रदान की गई राशि कितनी थी? ये देखिए 250 से 255 करोड़, 250 से 255। केवल इन प्रश्नों से ये समझें आप कि अगर 2022 में पटवारी एग्जाम होता है तो आप 2020-21 का कौन सा डेटा कलेक्ट करके मोस्ट रखेंगे, इंपोर्टेंट रखेंगे। आप अपने आप से पढ़िएगा और मुझसे जितना होगा चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा जैसे ही वैकेंसी आएगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को वार्षिक वाणिज्यिक या बागवानी
फसलों के प्रीमियम राशि को कितने प्रतिशत देना पड़ता है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 5% देने की प्रीमियम राशि की बात की गई है कि 5% दिया जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन फटाफट से। विश्व बैंक के अनुसार 2016 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी कितनी है ना? विश्व बैंक के अनुसार देखिए यहाँ पर 17 में पटवारी का एग्जाम हुआ, ये 16 से संबंधित 15-16 ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपको एक यहाँ पर डेटा यही कलेक्ट करना है कि पढ़ना क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा $1723 जीडीपी बताई गई है विश्व बैंक के अनुसार। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है? WTO का तो भैया है, G20 और G8, बिम्स्टेक, तो किसका सदस्य यहां पर नहीं है? तो भारत G8 का सदस्य नहीं है, बाकी का सदस्य यहां पर भारत है। शार्क, ब्रिक्स, G20, 2017 में G20 शिखर सम्मेलन जर्मनी में हुआ था, याद रखिएगा, है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2015 में भारत का मानव विकास सूचकांक है कितना है? 0.624 ये मानव विकास सूचकांक 2015 का रहा। आप देख रहे होंगे ओवरऑल आपका 15-16 क्वेश्चन पूछा गया है और पूरा अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया है। और पिछली बार हुआ क्या था? पंचायती राज में भाई लोगों ने केवल और केवल पंचायत को ही समझा, उसी को जाना और कुछ प्रमुख फसलों की किस्में जानी, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। तो ये आप समझ लें कि हमें क्या पढ़ना है। भारत में सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़े क्षेत्र वाली फसल कौन सी है? फटाफट आखिरी क्वेश्चन, राइट आंसर बताएं आप लोग। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं सबसे बड़े क्षेत्र वाली फसल है जो सिंचाई के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा गेहूं उत्पादन होता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं पंचायती राज व्यवस्था के अगले पेपर के साथ। यदि आपको ऑब्जेक्टिव सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों धन्यवाद।